दोस्तों एक बहुत अमेजिंग स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब तक आप लोगों ने देखा दोस्तों कि कुछ कुछ बहुत बढ़िया चीजें हो चुकी है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हो चुकी है। मैंने स्टार्ट किया था एक ऐसे स्टूडेंट के साथ, मतलब ऐसा स्टूडेंट था मैं जहां पे 10th क्लास के अंदर मेरी 85% आई थी। एनटीएससी स्टेज 1 क्लियर किया था, थोड़ा बहुत पोटेंशियल था, थोड़ा बहुत क्या मतलब पोटेंशियल तो था। एंड देन मैंने कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट की अपनी लाइफ में विद डिस्ट्रैक्शंस आप लोगों को पता ही है, विद डिस्ट्रैक्शंस जो आप लोगों को बता रहा हूं मैं। दोस्तों आज मेरे पास मेरी सेकंड बुक है, ये मेरी सेकंड बुक है दोस्तों। दिस हैज बीन पब्लिश्ड। तो दोस्तों पहली इसमें व्लॉग सीरीज बनाने का कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट्स एन एकेडमिक बुक। प्री आरएमओ के लिए पियर्सन एजुकेशन के साथ, आप लोग देख सकते हैं, पियर्सन एजुकेशन के साथ मेरी बुक आ चुकी है मार्केट में, पियर्सन एजुकेशन के साथ। ये मेरी बुक का नाम है दोस्तों, नई बुक आ गई है, राइट। आप लोग चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आप लोगों को कहां पे जाना है? अगर आप लोग चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। अभी एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है जिसमें मैं अपनी साइंड कॉपी, मैं खुद साइन कर करके दे रहा हूं कॉपीज के अंदर, बुक्स के अंदर। @prearmo 2020 पे लिंक अवेलेबल है, ठीक है। यस, दोस्तों दैट इज दी सेकेंड बुक विच आई हैव रिटन, और प्री आरएमओ की बुक है। थैंक यू फॉर ऑल द विशेस दोस्तों। दिस बुक, ये बुक आप लोगों की वजह से मुझे मिली थी। जो लास्ट ईयर मैंने प्री आरएमओ का कोर्स किया था वो इतना हिट गया था दैट दे अप्रोच्ड मी टू राइट दिस बुक, एंड देन आई हैव रिटन दिस बुक। दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। तहे दिल से मैं आप सभी बच्चों का थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं नेशनल लेवल पे आप लोगों के लिए बुक लिख रहा हूं, लिख चुका हूं, ठीक है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को सिचुएशन बताता हूं, ठीक है। अब पता है 11th क्लास का बिल्कुल एंड आ चुका था, सिलेबस खत्म हो चुका था। अब एक दिन नोटिस बोर्ड पे लगता है ओपन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन दिस डेट। अब क्या है ना, देखो क्या होता है कि जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हो, हमारे टेस्ट का नाम होता था पीटी सीटी, पीटी सीटी। पीटी क्या होता था? पार्ट टेस्ट। सीटी क्या होता था? क्यूमुलेटिव टेस्ट। हम लोग को आदत थी इसकी, हमें कुछ इसमें ठीक है, हम अकस्टम्ड हो गए थे। तकरीबन 15-16 टेस्ट हम दे चुके थे। अब नोटिस लगता है कि 2 ओटी होंगे, ओपन टेस्ट। अब आप खुद सोच के देखो, अगर आप लोगों ने कोई नया नोटिस देखा कि भाई एक ओपन टेस्ट होंगे, अब आप क्या करोगे? आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट ये कहेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मेन बिल्डिंग थी ना कोचिंग की, उसमें हम शिफ्ट हो चुके थे, टॉप बैच के बच्चे थे, हम शिफ्ट हुए, वहां पे हमारे सीनियर बैच की भी क्लासेस लगती थी, ठीक है। अब सीनियर बैच, देखो दोस्तों पता है क्या होता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट होता है ना, उसको अगर वो एक कोएड एनवायरनमेंट में है तो उसको हमेशा ये लगता होता है कि यार या तो अच्छी, मतलब समझ लो अच्छी दिखने वाली लड़कियां या तो सीनियर बैच में होती है या जूनियर बैच में होती है। खुद के बैच में कभी भी बंदे को, या मतलब जो लड़का होता है ना, उसको इतना अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तो हम लोग भी पता है क्या करते थे, हम लोग A1 बैच में थे, हमारा सीनियर बैच होता था P1, तो P1 की क्लासेस ऊपर लगती थी, तो हम लोग इंटरवल में क्लासेस में उस क्लास में चल जाते थे, मतलब क्लास के बाहर हम लोग देखते थे और मजा आ रहा है, ठीक है। बट वो एक बहुत ऑनेस्ट चीज होती थी, बहुत ही छोटी सी चीज होती थी वो। तो अब क्या होता था उसके अंदर कि हमें पता था कि यार ये दीदी, ठीक है अब बोल रहा हूं दीदी तो मैं, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, तो ये दीदी भाई आप P1 बैच में पढ़ती है और ये भैया P1 बैच में पढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या होता है ना, जो सीनियर लड़के होते हैं ना, जैसे मैं लड़का हूं, सीनियर लड़के वो क्या करेंगे, बहुत ही मतलब सीनियरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बुली करने की कोशिश करते हैं, अबे तेरे को ये भी नहीं आता, ये वो। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दीदियों से पूछा, हम लोग 3-4 ग्रुप बना के गए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि नेचुरल हेजिटेशन होती है, मैं कोएड स्कूल में था, बट एक नेचुरल हेजिटेशन होती है कि कौन पूछे। तो 2-3 जो हमारा एक सीनियर बैच था, वहां पे लड़कियां थी, वो कैंटीन के पास में थी, तो हम 3-4 लोग मिलके गए कि हमने कहा देखो सब मिलके पूछे, पहुंच गए वहां पे, ठीक है। अब चारों लोग वहां पे खड़े और ऐसे खड़े, ऐसे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब मतलब बात नहीं निकल रही। फिर एक जो सीनियर लड़की थी उसने ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ, क्या काम है, ठीक है। अब ऐसा मोमेंट पे क्या हो रहा था ना, देखो अब दोस्तों क्या था कि इसकी जो टाइमिंग थी ना,
देखना टाइमिंग मिसमैच क्या होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है। मंथ चल रहा था फरवरी का, अब आपको पता है फरवरी में क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लड़कियां अलग तरीके से इसको ले सकती हैं, तो वो कुछ बोलती उससे पहले ही हमने बोल दिया कि दीदी दीदी ओपन टेस्ट का नोटिस लगाए। ओपन टेस्ट में क्या होता है? अच्छा, तुम्हें ओपन टेस्ट के बारे में जानना है क्या? तो अब ओपन टेस्ट के बारे में उन्होंने हमें बताना चालू किया। देखो बेटा, मतलब वो भी पता या तो आर्टिस्टिक थी या ड्रामेटिक थी, जैसी भी थी उन्होंने बताया, और मतलब बेटा करके बोल रही थी। देखो बेटा, ओपन टेस्ट एक तरह से 11th क्लास के बेसिस पर आने वाला जेई का पेपर है। मैंने कहा ऐसे कैसे? इसके अंदर जिस कोचिंग में हम पढ़ते थे उस कोचिंग के जो सारे टॉप टीचर्स हैं ना, वो मिलके इस पेपर को बनाते हैं। साल में केवल 2 पेपर होते हैं, एंड में। इसमें अभी तक तुमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी पढ़ा है ना, वो सब आएगा और सारे क्वेश्चन न्यू होंगे। एवरी क्वेश्चन विल बी न्यू, और तुम ढूंढते रह जाओगे कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम सही कर सको। समझ रहे हो? अब ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन था ना, ये बहुत डरावना था। इसमें मल्टीपल डर थे। पहला, पूरे साल भर का सिलेबस आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। ठीक है, रिवीजन अच्छा था, बट इतना भी अच्छा थोड़ी था कि पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग दे दें, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के तुम थक जाओगे, मगर तुम्हें ऐसा करने वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो तुम कर सको। और ये कौन बोल रहा था? आप सोचो, ये कौन बोल रहा था? टॉप बैच की लड़कियां, जो हमसे सीनियर बैच था, जिसके लिए ये बोला जाता था कि यार ये बहुत ही शानदार बैच है, पढ़ने में बहुत बढ़िया बैच है, वो बैच के लिए ऐसा बोला जा रहा था। अब हमें लगा कि यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब ये ऐसा पेपर भी होता है कि ऐसा कैसा पेपर होगा? क्योंकि देखो अभी पता है इसके अंदर क्या होता है। हाँ, बड़ा बच्चों को भी मजा आ रहा है। तो इसके अंदर पता है क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यार हर एक बच्चा जो होता है ना, उसको अपने सीनियर बैच वाले टॉपर भी लगते हैं। जैसा भी मैं प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं, तो बच्चे ही बोलते हैं ये हमारे टॉपर भैया, टॉपर भैया, टॉपर भैया। अब वो टॉपर भैया नहीं होते, 1 साल की एक्स्ट्रा मैच्योरिटी होती है। समझ रहे हो? वो बंदा या बंदी 1 साल एक्स्ट्रा मैच्योर है आपसे, उसने ज्यादा रिवीजन किए हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, वो तीसरी बार पढ़ रहा है, तो वही ज्यादा अच्छा आंसर देगा। इसमें कोई टॉपर नॉन टॉपर की बात नहीं। बट हम लोग को ये फील आती थी, क्योंकि हमारे 12th क्लास के बच्चे कभी कभी हमारे साथ पेपर देते थे। मैंने बताया था आप लोगों को, 12th क्लास के बच्चे हमारे साथ पेपर देते थे। तो हमारे साथ पेपर देते तो उनके बहुत अमेजिंग नंबर आते थे, और हम गरीबों की तरह नंबर जुगाड़ते रहते थे। अब पेपर हो गया कि भाई पेपर अनाउंस हो गया। अब सर आते हैं, ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के ओनर थे, वो क्लास में आते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे कुछ बात करनी है आप सभी लोगों से ओपन टेस्ट से रिलेटेड। अब पता है मेरे को क्या लगता है ना, मतलब ही वॉज वेरी गुड एट माहौल, मतलब माहौल बनाने में। मतलब देखो, डर का माहौल तो हो ही चुका है क्रिएट। उनको संभव शायद पता था कि भाई इन छोटे बच्चों ने बड़े बच्चों से बात कर ली होगी, अब थोड़ा बहुत तो डर इनको होगा ही फिर। अब देखो क्या होता है, हॉरर मूवी के अंदर भी तो यही होता है। हॉरर मूवी के अंदर यही होता है, थोड़ा बहुत डर आपको होता है और एकदम से फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे वो डर और इनहेंस हो जाए और फिर आपको मजा आ जाता है। तो अब सर ने एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए खुद आए। वो पूरे साल भर में स्टार्टिंग में मिले थे, फिर 1-2 ओरिएंटेशन सेशन, मोटिवेशन सेशन हुए थे, उसके बाद वो आए। चलो ठीक है, वो आए। बेटा मैं तुम लोगों से ओपन टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं तुम्हें, ठीक है? अच्छा, तुम लोगों ने अपने सीनियर से तो बात कर ही ली होगी, ठीक है? तो अच्छी बात है, अब तुम इसके लिए तैयारी करो। मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसके अंदर अगर तुम 40% ले आए ना, तो बहुत अच्छा मानूंगा मैं, तुम फर्स्ट रैंक ले आओगे। अब यहां सिचुएशन में 40% फर्स्ट रैंक, ये दोनों स्टेटमेंट, मतलब ये दोनों सब स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट में 40% ले आओगे तो फर्स्ट रैंक आ जाएगी। आई वॉज लाइक ये कैसे होगा भाई, मतलब ये क्या बोल रहे हो सर आप, ये क्या बोल रहे हो? फिर वो रिजल्ट दिखाया उन्होंने पिछले साल का। पिछले साल का जो टॉपर था वो 48% पे था, और समहाउ सर को हमारे बैच से कम उम्मीदें थी। समझ रहे हो? सर को हमारे बैच से कम उम्मीदें थी, तो उनको लग रहा था कि इनके तो 40% पे फर्स्ट रैंक आ जाएगी, ठीक है? तो अब मेरी बुक, बेटा मेरी बुक लेने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को, @PRMO 2020 पे मैंने लिंक डाल दिया है, अभी मैं वापस से बताऊंगा। तो अब क्या हुआ कि सर ने बोला 40% फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अब हमें विश्वास नहीं हुआ, हम सब हंसने लग गए। मतलब समझ रहे हो? तो सर बोलते बेटा हंसने की बात नहीं है, यही है जो है वो यही है,
40% पे आएगी फर्स्ट रैंक तुम्हारी। तो हमने बोला कि सर ऐसा कैसा पेपर आएगा, मतलब क्या आएगा? देखो पेपर तो वही आएगा जो तुम्हें पढ़ाया हमने, मगर तुम्हें वो पढ़ाया या नहीं पढ़ाया ये हमें नहीं पता। और हमारा इतिहास यही कहता है कि जब हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो कभी भी नहीं देखे हो, तो नंबर कम ही आते हैं। मैंने कहा ये बात तो सही है। अब यहां पे सिचुएशन बिल्कुल टाइट हो गई थी। 2 हफ्ते का टाइम था, पूरा सिलेबस रिवाइज करना था। कुछ बच्चों ने तो हार ही मान ली, समझ लो। हमारे बैच के बच्चों ने, जो पूरे इंस्टीट्यूट का टॉप बैच था, उन्होंने तो हार ही मान ली कि यार जब सर ने ही बोल दिया 40% आएगी तो क्यों ही मेहनत करना है। समझ लो, मेहनत करना ही छोड़ दे, मतलब कि छोड़ो भाई, ये तो पेपर मतलब आउट ऑफ लीग है ये तो, मतलब। और पता है ऐसे केस में क्या होता है ना, बच्चे बहाना ढूंढते हैं। क्या बहाना सुनना, देखो आर्ग्यूमेंट सुनना बच्चों का। यार देखो जेई में फर्स्ट रैंक आती है 80% पे, और यहां पे कोई ना कोई बच्चा तो टॉप 100 का है ही सही। अगर उसकी रैंक फर्स्ट रैंक 40% पे आएगी, इसका मतलब ये पेपर इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट पेपर के लिए पढ़ना क्या, क्यों पढ़े? इररेलेवेंट पेपर के लिए पढ़ना ही नहीं चाहिए। सर ने बोला था कि भाई जो भी पेपर फालतू उन पेपर के लिए पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब जो पेपर 40% पे फर्स्ट रैंक देगा और आईआईटी में 80% है फर्स्ट रैंकर की, तो ये पेपर इररेलेवेंट है। और पेपर अगर इररेलेवेंट तो उसके लिए पढ़ना क्या? ऐसा डिस्कशन, राइट? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, एडल्ट हो, कोई भी हो, उसके लिए होती है उसकी ईगो। अब बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई हमारी 40% आएगी, राइट? तो अब बच्चों ने तो सिंपल ये चीज सोच ली कि भाई पेपर मतलब ऐसे देना, चलो ठीक है, रिलैक्स होके जाएंगे। अब देखना दोस्तों, माहौल देखो, अब आप माहौल देखो पेपर का, ठीक है। हमें क्या मिलती थी? ब्लैक एंड व्हाइट ओएमआर मिलती थी। ओआरएस होती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी ओएमआर भी कलर्ड होती थी। जेई की जो ओआरएस होती थी ना, जो ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स शीट होती थी, वो क्या होती थी? रेडिश, मतलब पिंकिश कलर की होती थी। पिंक कलर और व्हाइट, मतलब बाय कलर होती थी। हमारी वाली बिल्कुल ब्लैक कलर की होती थी। कंजूस लोग थे, ब्लैक एंड व्हाइट देते थे हमें, ठीक है। तो मगर उसकी एग्जैक्टली ओआरएस ऐसी थी जैसे जेई की होती है। तो अब हमें जब ओआरएस मिला, हम पहुंच गए। प्रिपरेशन का तो देखो दोस्तों सेम ही था, वही टैगिंग वैगिंग कर रखी थी, पेपर वही था, ठीक है। अब हम पहुंच गए, ओआरएस मिली। अब पूरा माहौल बन रहा है, पूरा माहौल बन रहा है। टेस्ट बिल्कुल ही अलग सेंटर पे, जो सेंटर पे हम लोग कभी भी नहीं गए पेपर देने, उस सेंटर में पेपर था। पेपर के से पहले हमें ओआरएस मिली कि भाई ये लो तुम्हारी ओआरएस। अब पेपर में ओआरएस मिल गई, अब हम बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन भरो। और जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन भरा ना, एग्जामिनर आता है, अरे रुको, अभी क्यों भरा तुमने, मेरे बोलने पे भरते। हमने कहा हम तो हमेशा से ऐसे ही भरते हैं, इतने टेस्ट हो गए, रेजोनेंस के तो टेस्ट है, क्या दिक्कत है? नहीं, ये ओपन टेस्ट है, समझ रहे हो, ये ओपन टेस्ट है। और फिर वहां पे दोस्तों एक्साइटिंग बात आई। ओपन टेस्ट इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि ये ओपन था सब लोगों के लिए। और एक और चीज थी इसके अंदर एक और चीज थी, तुम किताब भी लेके जा सकते हो। कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप, तुम किताब भी लेके जा सकते हो। मतलब पहले होते थे, अब तो होते ही नहीं है, समझ रहे हो? मतलब उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था कि हम लोग इनको किताबें भी दे देंगे ना, तुम्हें जो किताब लानी है ले आओ, जो किताब लानी है ले आओ, और इस पेपर को दे दो। 3 घंटे मिलेंगे, 9 से 12, 2 से 5, वही शेड्यूल था, ठीक है। और बच्चे लाए, अपन लाए नहीं किताब, हमें पता ही नहीं था, हमने इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़े ही नहीं थे, तो हम तो कोई किताब लेके ही नहीं गए, ठीक है। और अब एग्जामिनर ने ये बोला कि जब मैं बोलूंगा ना तभी भरना है। 15 मिनट पहले उसने हमें ओएमआर दी, और फिर 5 मिनट तक ओएमआर हमारे नीचे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये पूरा टेरर बनाया जा रहा है, पूरा टेरर बनाया जा रहा है। और गूगल तो था नहीं, स्मार्टफोन तो लेके जा नहीं सकते थे, तो कोई ऐसा नहीं कि भाई, मतलब ऐसा नहीं था कि भाई क्वेश्चन की फोटो खींची, डाला डाउट नेट पे, और डाउट नेट से सारा सोल्यूशन मिल गया और उसका आंसर लिख दिया। ऐसे नहीं होता था, ना डाउट नेट था ना गूगल था इतना, ठीक है। तो क्या था, पूरा माहौल बना रहा था वो, ठीक है। और इतना भयंकर पिन ड्रॉप साइलेंस था ना दोस्तों, मतलब इतना भयंकर कि जो सुई की टिक 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 होती है ना, वो भी बहुत हॉरेंडस लग रही थी, मतलब बहुत ही हॉरर सिचुएशन हो गई थी। अब उसने बोला कि जैसे, और वो पता है एग्जामिनर ऐसे देख रहा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है कि मतलब वो सामने एक घड़ी थी, ये भी एक घड़ी थी, दोनों को ऐसे 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 कर करके देख रहा। और जैसे ही होना, या तो उसको देखो ट्रेनिंग दे रखी थी कि हमें डराना है, तो जैसे ही मतलब ऐसे होना जैसे कि
850 हुआ, तो 850 के लिए जैसी 12 पे हिट हुई ना, वैसे ही अब ओएमआर भरो, तुम जल्दी 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 ओएमआर भरो, ओएमआर भरो, ओएमआर भरो, ओएमआर भरो। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, तेरी राजधानी अलग ही निकल रही। तो अब हमने ओएमआर भरी, उसके बाद उसने हमें पेपर दे दिया, और वो सील्ड पैक पेपर, पूरा सील्ड पैक। हम लोग को सील्ड पेपर कभी भी नहीं मिलते थे, वो पेपर पूरा सील्ड, समझ रहे हो, मतलब उसकी सील खोलनी पड़ेगी। और फिर एग्जामिनर बोलता भाई अगर ये सील 9 बजे से पहले तुमने खोल दी ना, तो तुम्हें इस क्लासरूम के बाहर निकाल दूंगा। कुछ बच्चों को आइडिया आ गया इससे कि देखो पेपर में बर्बाद तो ऐसे होने वाले हैं, माता पिता के पास मैसेज जाता है, तो अपन एक काम करते हैं, सील खोल देते हैं, फिर ये अपने को बाहर निकाल देगा, और अपन इनको बोल देंगे, अपने माता पिता को बोल देंगे कि हमें तो बाहर ही निकाल दिया था, तो नंबर तो आएंगे कैसे। तो ये भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो कुछ बच्चे ऐसे सील खोल के क्लास के बाहर चले गए। बट पॉइंट है कि जो बच्चे बैठे थे ना, उनको तो डर लगेगा कि यार ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर है यार, ये तो मजे ले रहा है हमारे। और ऐसा था कि ऐसा, ठीक है, अब ऐसा उसके बाद फिर पता है क्या सिचुएशन क्या आ गई, सिचुएशन ये आ गई कि यार अब क्लास के अंदर पूरा माहौल है, ठीक है, हमारा जो A1 बैच था ना वो एक साथ बैठा। जनरली पता है हमारे सबके रोल नंबर अलग अलग आते थे, बट जब उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि बच्चे कोई किताब में से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो आपस में चीटिंग करके भी क्या ही कर लेंगे, ठीक है ना, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे। तो अब वही 9 से 12 पेपर चालू होता है। अब देखो दोस्तों, पेपर मेरे हाथ में, मैंने कहा भाई अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स, अपनी स्ट्रैटेजी तो ये थी। केमिस्ट्री में दोस्तों मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं था जो 7 लाइन का, कभी नहीं देखा था। इतने ही हमने स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लिए, सब कर लिया, 7 लाइन का क्वेश्चन, 7 लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, मतलब इतनी कोई अच्छी इंग्लिश नहीं थी। 7 लाइन का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा, मेरे को लिटरली 5 मिनट लग गए उस क्वेश्चन को समझने में। मैंने कहा यार ये क्या है यार, मतलब ये तो अननेसेसरी, मतलब ये तो उन गरीबों के पेट पे लात है जिनको इंग्लिश नहीं आती। फिर मेरे अंदर पता है एक क्रांतिकारी जागने लगा, फिर मैंने उस क्रांति को रोका। मैंने कहा देखो क्रांतिकारिता करने से तो कुछ होगा नहीं, अगर मैं ये करूँ कि ये उन लोग, उन बच्चों के साथ अन्याय है जो हिंदी मीडियम से आते हैं, ये हम खुद इंग्लिश मीडियम के थे, हम खुद इंग्लिश मीडियम के थे, मगर आपको मेरी स्कूलिंग पता है कैसी थी, तो ये आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं था। ये क्या होता, फिर एक एक्सक्यूज, क्योंकि उस पूरे रूम में कुछ आईसीएसई के बच्चे भी थे, कुछ बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी थे, उनको तो इंग्लिश समझ में आती सही। तो मैंने कहा यार सब लोग यही सोचेंगे एक्सक्यूज है, सबसे बढ़िया ये है सॉल्व कर लो। 7 लाइन का क्वेश्चन, समझ रहे हो, 7 लाइन का क्वेश्चन। अब दोस्तों पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसका क्वेश्चन, समझ रहे हो, किसका क्वेश्चन है, मतलब कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्टिंग की 2 लाइन से लगा गैसियस स्टेट का है, क्योंकि कुछ गैस वैस की बात हो रही थी। फिर अगली 2 लाइन में कुछ एटम्स की बात हो रही थी, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लगा। और लास्ट की जो 2 लाइन थी ना, मैं समझ गया कि ये क्वेश्चन ना गैसियस स्टेट का है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। अब दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स दोनों में आती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था वो जो मुझे पर्सनली लगा कि फिजिक्स के टीचर ने बनाया। फिर मैंने वापस से पेज पलट के देखा कि मैं कौन सा सेक्शन कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री कर रहा हूं या फिजिक्स कर रहा हूं, क्योंकि मेरा डिसाइडेड था कि मैं केमिस्ट्री करूंगा। पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का था। इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया, 5 मिनट लगा के मैंने ये फिगर आउट किया, और फिर बैंड बजी, हुआ ही नहीं क्वेश्चन हुआ ही नहीं, बहुत मेहनत की। अब दोस्तों क्या है कि मेरे अंदर ये चीज अच्छी थी कि मैं क्वेश्चन छोड़ना आता था मुझे। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों 4-5 लाइन का था। मैंने कहा चलो ये छोटा है, नहीं हुआ। फिर मैं समझ गया, अब मेरे को ट्रिक समझ में आ गई एग्जामिनर की। अब मुझे एग्जामिनर की ट्रिक समझ में आ गई, इसने क्या किया है, 1-2 पहले के स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन टफ दिए, मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा। तो केमिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन मैंने उठाया, वो भी नहीं हुआ मुझसे। सेकंड लास्ट उठाया, वो भी नहीं हुआ मुझसे। फिर मैंने कहा मैं बीच में से उठाऊंगा, क्या पता इन्होंने स्टार्टिंग और आखिरी, ये तो बहुत कॉमन सेंसिकल बात है, कोई भी बच्चा स्टार्टिंग या आखिरी से ही स्टार्ट करेगा, तो मैं बीच में से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10th पे गया, 10th भी नहीं हुआ मुझसे। मैंने कहा यार ये तो, इसका मतलब सारे क्वेश्चन ही टफ है, ठीक है। तो अब क्या बचता है, स्ट्रैटेजी चेंज कि अब देखो दोस्तों कॉन्फिडेंस का ग्लोबल मैक्सिमा आ गया था, समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस को अगर आप प्लॉट करो तो कॉन्फिडेंस का ग्लोबल मिनिमा आ चुका था। तो मैंने कहा देखो भाई, इस ग्लोबल मिनिमा से बाहर निकलने का तरीका है मैथमेटिक्स। अब मैथ सॉल्व करो, फिजिक्स में ऑलरेडी हाथ तंग था, मैथ्स पे मैं गया।
अब दोस्तों मैथ्स के अंदर भी क्वेश्चन तो कुछ ऐसे थे, बट पहला क्वेश्चन मैंने किया और मेरे से हो गया, दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा उस मेरे से हो गया, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग गया। पहले पेपर के अंदर मैंने जैसे तैसे मतलब 18 क्वेश्चन थे तीनों के अंदर, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर 18 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में मैंने 5 क्वेश्चन देखे, पांचों ही नहीं आए मुझसे। मैथमेटिक्स के अंदर मैंने 18 में से तकरीबन 12 या 13 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को क्या जेईई एडवांस का पैटर्न भी नहीं पता होता, तो इसलिए बता रहा हूं कि भाई ऐसा मान लो 70% पेपर मैंने मैथ्स का कर लिया। अब इन सब में मेरे 2 घंटे खत्म हो गए, 3 घंटे का पेपर था, 2 घंटे खत्म हो गए, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मुझे आए नहीं, ठीक है। मैथ्स के अंदर मैंने 12 या 13 क्वेश्चन कर लिए थे, फिजिक्स पूरा बचा हुआ था, केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन बचे हुए थे। मैंने सोचा कि यार अपन अब एक काम करते हैं, मैथमेटिक्स को छोड़ते हैं, केमिस्ट्री पे चलते हैं, केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन मैंने देखा, केमिस्ट्री के 4 या 5 क्वेश्चन मुझसे हो गए, और फिजिक्स के क्वेश्चन को सब फटाफट से मैंने ग्लांस किया, मेरे पास केवल 35 मिनट्स बचे थे, फिजिक्स के 6 क्वेश्चन मुझसे हो गए, ठीक है। तो सिचुएशन पहली बार दोस्तों ऐसी थी जब मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया। पूरे पेपर में मैंने केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन किए। अब 2 घंटे 50 मिनट थे, मगर मेरे अंदर क्या था पता ही आपको, ऑप्शन खुला छोड़ कैसे दूं। तो जो 5 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 3 क्वेश्चन में ऐसा था कि मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे मैंने, तो वो तीनों क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए। फिजिक्स के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, मैथमेटिक्स में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, तो कुल मिला के मैं पहला पेपर करके आ गया। अब इस पेपर के दौरान, अब देखो दोस्तों, ये पहला पेपर था जहां पे मैं इधर से ऐसे भी नहीं हुआ, समझ लो, कुछ भी नहीं हुआ, पेपर के अंदर ही घुसे रहे सबके सब लोग। इतना इंटरेस्ट आ रहा था उस पेपर को सॉल्व करने में और इतना डीप उस पेपर के अंदर घुस गए कि मैं हमेशा दोस्तों 9 से 12 के बीच के पेपर के अंदर एक बार तो वॉशरूम जाता ही जाता था, मैं एक बार भी नहीं गया, ठीक है। अब उस पेपर के दौरान किसी को कुछ नहीं देखा। अब जैसे पेपर देके निकले, वही कुछ बच्चे तो होते ही हैं जिनका काम होता है दूसरों का कॉन्फिडेंस खराब करना। यार पेपर तो पिछले साल से इजी था यार, सीनियर्स तो बोल रहे थे बहुत टफ पेपर आएगा, ये तो बहुत इजी लगा मेरे को। मतलब जितना पेपर, इतना माहौल बनाया गया उतने के हिसाब से था नहीं यार। मैंने कहा अच्छा, यार तो भाई हालत खराब हो रही है, अपन चुप, अपन बिल्कुल चुप कि अच्छा हाँ, मतलब यार मैंने फिर मेरी तरफ देखा क्योंकि मेरी भी 1-2 बार फर्स्ट रैंक आ चुकी थी, तो मैंने बोला हाँ यार मेरे को भी इतना टफ तो नहीं लगा यार। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो पीयर प्रेशर हो जाता है, एक बच्चा बोल रहा है, ठीक है, दूसरा अब मैं बोल दूं यार नहीं मेरे को तो बहुत टफ लगा है, तो पिछली बार से टफ था, तो फिर क्या होता है थोड़ी सी रेपुटेशन कम होती है। तो मैंने कहा हाँ यार मेरे को भी इतना तो नहीं लगा, मतलब ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज हैवी था बस, और क्या। तो ये चीज अपन ने बोल दी। अब एक बच्चा और आया, ठीक है भाई साहब, वो पता है वो बच्चा अपनी डेस्क पे ऐसे करके बैठा हुआ था, एग्जामिनर ने ओएमआर ले ली, A1 बैच का बच्चा, मैं A1 बैच में था। A1 बैच मतलब जो 2,500-3 हजार बच्चे थे उस कोचिंग में, उसमें से जो टॉप 120 स्टूडेंट, उनमें से एक, उसने पूरी ओएमआर खाली छोड़ रखी थी, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया पेपर, ठीक है। और जब उसको उठाया गया ना, उसके ऊपर छींटे मारने पड़े, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई क्या हुआ, मतलब वो उसको छींटे मारे गया, भाई पेपर बहुत खतरनाक था। मैंने तो देखो, मैंने ये सोचा कि पेपर में कुछ हो तो रहा नहीं, मैं रात भर सोया नहीं था डर के मारे, तो मैंने सोचा कि मैं सो लेता हूँ, क्योंकि क्या पता अगला पेपर उससे बढ़िया हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को इतनी नींद आ रही है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो पेपर सही नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया अगले पेपर के लिए। अब मैं अगले पेपर के लिए बिल्कुल फ्रेश रहूँ। मन में तो यही सोचा मैंने कि यार एक्सक्यूज होगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार एक्सक्यूज नहीं भी हो सकता, क्या पता भाई को नींद आ रही हो तो इस वजह से इससे पेपर नहीं हुआ हो, ठीक है। तो अब एक बच्चा ऐसा, लड़कियां हमारे बैच की लड़कियां, ठीक है, 3 लड़कियां तो रोने लग गई वहीं पे, ये कैसा पेपर है, मतलब मैं इलेक्ट नहीं कर सकता, ये कैसा पेपर था, ये क्या है, ये तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बात है। मतलब उन्होंने सब तरह की, समझ रहे हो, जो भी वो अपने एम्बिट में गालियां दे सकती थी वो सब दे दी उन्होंने, समझ रहे हो। अब हम लोग
मतलब मैं ये सोच रहा हूं, मैं पूरा सिनेरियो समझा रहा हूं आप लोगों को, पूरा जो गैप होता है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें जाते नहीं, और वो पहली बार था दोस्तों, मैं भी टिफिन लेके आया था, ठीक है, टिफिन मैं भी गया नहीं था, तो मैं देख रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था। अब ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है ना, ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है, आप पता है एक मोमेंट ऐसा ढूंढ सकते हो इसके अंदर, 2 पेपर ही होते थे, 9 से 12, 2 से 5, ऐसा मोमेंट आप ढूंढ सकते हो जहां पे आप ग्लास को हाफ फुल देख सकते हो। अपन ने क्या किया, अपन गए A3 बैच के पास, मैंने कहा देखो A1 में इतनी बर्बादी है तो A3 में इससे भी ज्यादा बर्बादी होगी, और जब दूसरे बच्चे की ज्यादा बर्बादी देखते हैं ना, तो क्या पता कभी अंदर अंदर खुशी आ सकती है। तो मैं इस कारण से 3-4 दोस्त लोग थे, हम लोग गए, और भी 2-3 कारण थे, पता ही आप लोगों को, तो 2-3 कारणों के कारण हम लोग A3 बैच में गए। पूछा भाई कैसा हुआ भाई, पेपर कैसा हुआ, ठीक है, तो पूरी बैंड बज चुकी थी। राहुल पंचोली सर को आप जानते ही हो, राहुल पंचोली सर से बात की, राहुल पंचोली सर और मैं, हम लोग क्या क्रिकेट खेलते थे, बट वो क्या नीचे वाले बैच में चला गया था, A3 बैच में था वो, तो मेरी और राहुल पंचोली सर की बात हुई। राहुल सर बिल्कुल ये तो बर्बाद हो गया पेपर भाई, 10% नंबर आएंगे, 10%, ठीक है। अब बाकी सब लोग क्या है, अपनी परेशानियों को अलग अलग तरीके से बता रहे थे, राहुल सर ने क्वांटिफाई कर दी अपनी परेशानी। क्वांटिफाई मतलब ये बता दिया कि भाई 10% आएंगे, समझ गए। अब मैं सोच रहा था कि यार मेरे 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में सही है, उन 3 में से 1-2 सही हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन मतलब 33%, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स भी 33%, मैथ्स में 67%, तो मैं तकरीबन 40% तक ला सकता हूं, और सर ने बोला था 40% में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं फर्स्ट रैंकर हूं अगले इस टेस्ट का, ठीक है। फिर मेरे को उस बच्चे की याद आई। अब ये जो बच्चा था ना, जो बोल रहा था पिछले साल से इजी था, ये भाई 90% पेपर अटेम्प्ट करके आया है, 90% इसने मार्क किया, और इसने बोला कि यार मेरे को लग रहा है कि मेरे 75% तो आएंगे ही सही। मैंने कहा यार मैं 40% सोच रहा हूं, ये 75% सोच रहा है, और वो ऐसा कोई वैसा कोई बच्चा नहीं था, है ना, जो वो पहले बताया था ना मैंने, जो सबसे पहले टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाया था, वो बच्चा था। तो भाई मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है, 40% मेरे आ रहे हैं, 75% उसके आ रहे हैं। हमें सर ने एक रूल बताया हुआ था कि इस कोचिंग के टेस्ट में जो फर्स्ट रैंकर होगा ना, उसके आधे अगर आप ला रहे हो तो आप IIT में सेलेक्ट हो जाओगे। तो मतलब जैसे टॉपर के 80% है, तो आप 40% या उससे ज्यादा ला रहे हो तो आपके IIT में सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा है। ये हमें सिंपल रूल बताया था। तो मेरे को लगा यार अपन तो IIT के सिलेक्शन पे लाए कर रहे हैं, और फिर मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि भाई मैं पैनिक हो गया होगा ऐसा करके, तो कुछ बच्चे और आगे निकल गए होंगे, इस बार टॉप 10 में नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 5 का पेपर हुआ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, वही मैं बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस अदर झूल में था, और ठीक है, और ये समझ में आ गया था सारे बच्चों की बैंड बजी हुई है, तो अपने साथ कुछ अलग से नहीं हो रहा, ठीक है। और फिर सर की एक बात याद आई, जो हमारे सर बोलते थे, अगर पेपर में कुछ भी हो रहा है ना, जैसे मान लो पेपर एकदम से बहुत टफ आ गया, जैसे 2019 का पेपर था जो बहुत लेंथी था, कुछ भी हुआ ना, वो सबके लिए होगा, तुम्हारे लिए अकेले के लिए तो होगा नहीं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि इसको अडेप्ट करो। अब मैंने सोचा कि यार इस बार मैं देख देख के पेपर सॉल्व करूंगा, क्योंकि आप देखना, सिचुएशन समझना, पेपर 2 जो था वो टोटल वेटेज का 50% था। अगर पेपर 1 खराब भी कर दिया और पेपर 2 में अगर सेलेक्ट करके 60 to 70% भी ले आए तो स्कोर एकदम से बूस्टअप हो जाएगा। मैंने बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली सेकंड पेपर करने की कोशिश की। सबसे पहले मैथ्स किया, कभी मैं मैथ्स नहीं करता, केमिस्ट्री करता था, मैथ्स मैंने किया। मैथ्स के अंदर मैंने 14 क्वेश्चंस कर डाले, और मैंने सोचा कि यार 1.5 घंटे में मैथ्स को दूंगा, क्योंकि बाकी सब मेरे से होगा नहीं। 1.5 घंटा मैंने मैथ्स को दिया, 14 क्वेश्चन कर लिए। फिर केमिस्ट्री लिया, केमिस्ट्री के अंदर मुझसे 10 के करीब क्वेश्चन हो गए इस बार, कॉन्फिडेंस हाई थी, और टाइम दे रहा था मैं उन क्वेश्चन को देख भी नहीं रहा था। मैंने देखा कि भाई 9 लाइन का क्वेश्चन है, छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन लो जो अपने रीच में, जो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के, उन क्वेश्चन को लेके अपन ने किया। फिजिक्स के अंदर भी दोस्तों यही हाल था, यही आलम था। अब फिजिक्स का जो पेपर था ना, उसके अंदर ये वाला, मतलब सर ने बाद में बताया था, मैं वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ ऑल टाइम्स, जितने साल का उस कोचिंग का एग्जिस्टेंस था, उस एग्जिस्टेंस में सबसे टफ पेपर था। तो मैंने सर को बोला कि यार ओके, है ना, तो मैंने बोला ओके, मेरे उसमें 5 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अब पेपर हो गया, मैंने मार्क्स लगाए, ठीक है।
मार्क्स दोस्तों मेरा है 52%। ठीक है, टोटल मिला के मेरे 52% मार्क्स है और मैं बहुत भयंकर खुश था, मतलब बहुत ही भयंकर खुश था मैं। मेरे को 52%, सर ने बोला था कि 40% फर्स्ट रैंक आएगी, मेरे 52% आ रहे। ठीक है, अपन बिल्कुल खुश, समझ लो बहुत भयंकर तरीके से मैं खुश हो गया और मतलब मैं सेटिस्फाइड था कि यार मैंने अच्छा परफॉर्म किया। अब अगले दिन हम लोग गए, ठीक है, बिल्कुल मातम का माहौल, बिल्कुल मातम हो रहा था। जनरली मैं जाता था ना, कुछ बच्चे कैंटीन पे होते थे, पैटीज खा रहे होते थे, कुछ बच्चे कहीं और होते थे। ठीक है, तो इस बार सब क्लास में ऐसे बिल्कुल मातम का माहौल। ठीक है, तो मैं गया, अब मैं समझ गया था कि भाई हालत तो खराब होनी है। मेरे से पूछा जो बच्चा फर्स्ट रैंकर था ना, जो मैंने बताया था ना, मैंने उसकी परसेंटेज पूछी। उसने कहा पहले तू बता, क्योंकि तूने पिछली बार भी गलत बताई थी मुझे। याद है जब मेरी फर्स्ट रैंक आई थी पहली बार, तो मैंने इसको गलत परसेंटेज बताई थी। तो इसने बोला कि तू बता। मैंने बोला 52%। और मैं सही बता, तेरी 52% आ रही है क्या? मैंने कहा हाँ। तेरी कितनी आ रही है? मैंने उससे पूछा। यार मेरी तो 43% आ रही है। मैंने कहा तेरे तो पहले पेपर में 75% आ रही थी। और नहीं, नेगेटिव हो गई बहुत सारी, मेरी पहले पेपर में 40% ही आई। मैंने कहा बे झूठे, सही बता। अबे सही बोल रहा हूं, 43% ही आ रहे मेरे। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, इसके 43% ही आ रहे, मेरे 52% कैसे आ रहे? फिर मैंने वापस से चेक किया और सही में 52% ही आ रहे थे। अब एक्साइटमेंट बहुत भयंकर बढ़ गया। ठीक है, अब सारे टीचर्स ने डिस्कस किया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे आईआईटीएन टीचर्स थे ना, जो आईआईटी के थे, उन्होंने खुद ने पेपर बनाए थे। हमारे टॉप बैचेस के टीचर्स ने पेपर बनाए थे। तो वो जो केमिस्ट्री वाले सर थे, और भाई लोग क्या चल रहा है, हो गया, कैसा रहा, मिला कुछ क्वेश्चन मिला क्या किसी बुक में? है बुक लेके गए थे ना तुम लोग, हो गया है ना? तो बिल्कुल ऐसे सर कुछ नहीं हुआ। अबे तुम लोग क्या है, ऐसे ही हो। ठीक है, तो अब मगर ये लोग क्या, तो थोड़े से रियलिस्टिक भी होते हैं। हमने पूछा सर अगर आप ये टेस्ट देते अपने टाइम पे तो आपकी कितनी परसेंटेज आती? अबे तुम्हारे कितने आ रहे हैं? मैंने कहा सर 52%। हम लोग इसमें आराम से 33% ले आए। अब उन्होंने जितना कॉन्फिडेंस से आराम से बोला था ना, तो मुझे लगा कि 60-70 बोलेंगे, मगर उन्होंने बोला कि 33% हम ले आते। तो फिर अब हम सब हंस पड़े ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कि यार 52% तेरे आ नहीं रहे होंगे। मेरे को उन्होंने बोला तेरे आ नहीं सकते 52%। ये वही सर है जो मुझे गधा बोलते थे। ठीक है, तो तेरे आ नहीं सकते। ठीक है, अभी रिजल्ट आ जाने तब पता चलेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या था दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके अंदर जो पूरा गेम था ना, हमें सर ने बाद में बताया था कि ये टफ पेपर देने का केवल एक सिंपल रीजन है कि अगर कभी पेपर टफ आ जाए ना, तो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके सही करने होते हैं। सेलेक्ट करके, जैसे प्रीआरएमओ के पेपर्स होते हैं उसमें यही है, गिनती के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, उनको सेलेक्ट करके आराम से सही करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। तो यही गेम था इस वाले पेपर का, जो मुझे सेकंड पेपर में समझ में आया, फर्स्ट पेपर में समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी 100% की होती थी। ठीक है, तो फिर 3 दिन बाद रिजल्ट लगा। रिजल्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आई, 52% पे मेरी फर्स्ट रैंक आई। सेकंड रैंक थी 45% पे, 7% का फर्क था। ठीक है, अब 7% का फर्क था। ठीक है, अपन ऑब्वियसली खुश। और इस देखो आपको पता ही है, पिछली बार की जगह मैंने इस बार थोड़ा सा क्या है चेंज किया था। जब तक रिजल्ट लग नहीं जाता था ना, तब तक मैं पार्टी देता नहीं था। तो पार्टी मतलब वही पैटीज वेटीज सब चल रही थी। ठीक है, सर की गाड़ी आई, जो हमारे कोचिंग के ओनर थे, तो उनकी गाड़ी आई, उन्होंने बुलवाया मुझे। ठीक है, कि भाई प्रशांत को बुलाओ। पहली बार 1-to-1 मीटिंग होने वाली थी मेरी। और दोस्तों ये मोमेंट क्या बहुत अच्छा लगता है, मतलब फॉर यू व्हेन यू आर इन एन इंस्टीट्यूट जहां पे 10-15 हजार बच्चे पढ़ते हैं, उस इंस्टीट्यूट का एक ओनर है, तो उसका स्टेटस सेलिब्रिटी का जैसा होता है ना, ऑब्वियसली सेलिब्रिटी जैसा होता है। सो ही कॉल्ड मी अप, मैं गया सर से मिलने। ठीक है, अब सर ने वहां पे पेटीज रख रखी थी ना, मतलब कि भाई अपन नाश्ता करेंगे साथ में। सर भी खा रहे थे, मैं भी खा रहा हूं, और वहां पे जो सॉस पड़ा था ना, वो बहुत अच्छा था। ठीक है,
जो जनरली इन कैंटीन में जो सॉस होता है ना वो बहुत गंदा सा होता है, मतलब या तो कोई सेकंड ग्रेड जगह से सॉस लाते हैं या सॉस में बहुत सारा पानी मिला देते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। मगर सर के पास जो सॉस पड़ा था ना वो बहुत अच्छा था। मेरा मन भी किया कि मैं फीडबैक दूं, सर ऐसा सॉस कैंटीन में नहीं मिलता, ठीक है। तो बट मैंने कहा कि यार अभी कुछ फीडबैक नहीं देना चाहिए, सर को बोलना चाहिए। सर ने बोला कि यार तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है पिछले 3-4 बार से, तो मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छा करोगे। मैंने कहा अच्छा। अब इस ऐसे केस में तुम कुछ बोलते थोड़ी, बस हाँ 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 हूं करते हो, ठीक है। फिर मेरे से पूछते कि भाई तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए जिससे तुम्हारा रिजल्ट और इंप्रूव हो सके, क्योंकि तुम्हारे में पोटेंशियल है। और मैं दोस्तों उस समय तक क्या होता ना, कोटा में हमेशा से क्या होता है कि बच्चों पे मॉनिटरिंग होती है। जो टॉपर्स होते हैं ना उनको डिस्टिंग्विश करके सर अपने पास रखते थे। सर का एक घर था बड़ा सारा जिसमें कुछ रूम्स थे, तो वहां पे सर अपने टॉपर बच्चों को रखते थे, ठीक है। तो सर ने मुझसे पूछा इनडायरेक्टली कि तुम वहां रहना चाहते हो। मैं कोटा का ही था, अपने घर पे रहता था, तो मैंने मना कर दिया, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजन थे यार। देखो अपने को अब क्या है कि अगर हम घर के सर के घर में रहेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं वो कर थोड़ी पाएंगे। रोज स्कूल कैसे जाएंगे, ठीक है, रोज स्कूल कैसे जाएंगे, उसके अलावा रोज वॉलीबॉल कैसे खेलेंगे, ठीक है, संडे को क्रिकेट कैसे खेलेंगे, ये सब चीजें प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो सर को मैंने मना कर दिया, राइट। सर ने मुझे ये चीज बोली कि यार देखो तुम जो भी चीज हो ना मुझे बता देना। अब मेरे लिए ये भी पता बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, ये चीज मेरे लिए पता बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये चीज दोस्तों मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इट केम फ्रॉम द पर्सन जिसने बहुत सारे टॉप 100 में सिलेक्शन दिए। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी यार इस टेस्ट में 52% बहुत अमेजिंग स्कोर है और तुम आराम से टॉप 100 में रैंक ला सकते हो। अब ये टॉप 100 में रैंक की बातें तो हो चुकी थी, बट ये आराम से जब उन्होंने बोल दिया ना तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा भाई अपन तो टॉप 100 के कैंडिडेट है, ठीक है। सो वो फाइनल इस तरह से बात हो गई कि भाई टॉप 100 के कैंडिडेट है। अब अपन दोस्तों खुश, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बाहर निकले, कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं सर से, है ना। फिर एक वो बच्चा पूछा अभी क्या बोला सर ने, क्या बोला सर ने, क्या बोला। अब सर ने मेरे को बुलाया था, कुछ लोगों को पहले भी बुला रखा होगा, अपने को उससे कोई मतलब नहीं था। तो अब ऐसे मोमेंट पे देखो जब दो ही लोग होते हैं ना, जैसे मान लो सर है और मैं हूं, सर तो किसी भी को भी बताएंगे नहीं कि उन्होंने मुझे क्या बोला था। तो यहां पे एक स्कोप होता है डींगे हाँकने का। डींगे हाँकने का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सर ने मुझे ये बिल्कुल भी नहीं बोला था कि मैंने तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं देखा, ठीक है। मगर बच्चों ने मुझे बोला, सर ने क्या बोला, अबे सर ने मुझे ये बोला कि तुम्हारे जैसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा बोला सर ने, पता है मेरे को, ठीक है। फिर सर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला था कि इसमें 52% लाना इम्पॉसिबल था, मगर मैंने बोला कि इसमें 52%, सर ने ये बोला है मेरे को कि 52% लाना इम्पॉसिबल था इसके अंदर, मगर तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, यू आर अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट, ठीक है। सर ने ऐसा कभी नहीं बोला था। फिर सर ने ये जरूर बोला था कि पेटिस हम लोग खा रहे हैं, मगर इस तरह से नहीं बोला था कि मेरे साथ पेटिस खाने का मौका बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मिलता है, इस तरह की कुछ भी बात नहीं बोली थी। मैंने मगर अपने दोस्तों को बोली कि सर ने मुझे ये बोला है कि मेरे साथ पेटिस खाना बहुत बड़ी बात होती है, और आज तक जितने भी लोगों ने मेरे साथ पेटिस खाई है ना स्टूडेंट्स में, सबकी टॉप 100 में रैंक आई है। अब देखो दोस्तों, अब बच्चों के अंदर क्या, मैंने क्यूरियोसिटी जगा दी। अब बच्चों का, सब सारे बच्चों का ये एम हो गया कि भाई सर के साथ पेटिस खानी है, क्योंकि अगर सर के साथ पेटिस खा ली ना तो टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, समझ रहे हो आप। क्योंकि अपने को देखो, अपने को क्या आदत थी, अपने को आदत थी रायता फैलाने की, समझ रहे हो। मतलब सीधा सीधा अपन बोल सकते नहीं है ना, मतलब अपन भी थोड़े से, समझ रहे हो, मतलब थोड़े से नटखट टाइप के आदमी तो थे ही सही। तो हमने ये चीज बोली कि भाई सर ने बोला है जो बच्चा मेरे साथ पेटिस खाएगा ना उसकी टॉप 100 में रैंक आएगी। मतलब मैंने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया। अब क्या बच्चे देखो 11-12 क्लास के जो बच्चे होते हैं ना वो होते तो गधे ही हैं, मतलब वो सुपरस्टिशन में विश्वास रखते हैं, समझ रहे हो। उनका पेन होता है एक लक्की पेन, है ना, जो वो टेस्ट के अंदर ही यूज करते हैं, वरना उस पेन को भगवान की ताक में रखते हैं। तो इस तरह की जब बच्चों को ये बात बताई जाती है ना तो बच्चों को लगता है कि सही बात है, ये बात सही है। और चमत्कारी बातें होती हैं, ये चमत्कारी बातें होती है, चमत्कार हो सकता है, बच्चे उस समय तक तो मानते ही है, ठीक है। तो
कुछ बच्चों ने माना और कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे कि हाँ सही है। ठीक है, फिर जो मेरे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स थे उनको मैंने बताया कि मतलब क्या क्या बात हुई थी, एग्जैक्ट बात क्या हुई थी, बट ऐसे करके, बट वो मोमेंट बहुत अच्छा था मेरे लिए। ठीक है, इस मोमेंट के अंदर मैंने क्या किया, मेरी गाड़ी थी सही, आप लोगों को पता ही है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ कोचिंग में नहीं पढ़ते थे, तो वो लोग आए, उनको भी पता चला होगा कि भाई फर्स्ट रैंक वगैरह आई, तो पार्टी वार्टी करने के हिसाब से तो बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा था एक मेरा फ्रेंड, और उसके पीछे मैं बैठा हुआ था, मैं नहीं चला रहा था, और सर ने ये देख लिया। ठीक है, और सर ने मेरे घर पे फोन कर दिया कि अब से आपका जो बेटा है इसको मैं लेने के लिए कार भेजूंगा। समझ रहे हो, मतलब उन्होंने मुझे देखा कि भाई ये तो रैंक का लॉस हो जाएगा अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो, इतनी तेज गाड़ी चलाएगा तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे को मैं अपनी रेजोनेंस की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपको इसको मोटरसाइकिल से भेजने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही रैश गाड़ी चलाता है। ठीक है, अब मैं घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मेरे पापा मम्मी बिल्कुल आरती की थाली लेके कि भाई समझ लो, कभी खुशी कभी गम देखिए ना आपने, जया बच्चन जिस तरह से शाहरुख खान का इंतजार कर रही होती है। ठीक है, और मैं चल रहा हूं, मेरे को लगा कि भाई मम्मी के पास मैसेज तो आ ही गया होगा, तो बहुत खुशी से मुझे पेड़े वेड़े सब मिलेंगे अब तो, मगर मिली क्या, डांट, क्योंकि सर ने फोन कर दिया था, और सर ने फोन कर दिया था तो फिर बस पता ही आप लोगों को क्या होता है। तो घर पहुंचा, डांट वाट सब पड़ गई, बट मैं क्या अंदर से खुश था, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार मेरा दोस्त चला रहा था, मैं थोड़ी चला रहा था, और एकदम से वो फास्ट चला रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बस तू ये कर सकता है कि तू मत बैठ उसके पीछे। ठीक है, और फिर आपको पता ही है मेरा बड़ा भाई कैसा, मेरा बड़ा भाई खुद बहुत तेज गाड़ी चलाता था, आज भी बहुत तेज गाड़ी चलाता है, मगर उसने ये बोला कि ये आपको निक्कू को गाड़ी देनी नहीं चाहिए। मेरा घर का नाम निक्कू है, तो उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी देनी ही नहीं चाहिए आपको इसको। तो वो सब चीजें हो गई। ठीक है, फिर मेरी आदत थी, मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी आदत थी रात को सोने से पहले पूरा डे को ओवरव्यू करते थे। ठीक है, मैंने फिर भी ये चीज देखी दोस्तों, उस टेस्ट के अंदर एक्चुअली 65% तक लाया जा सकता था, स्कोर 65% तक लाया जा सकता था उसके अंदर, अगर पहले पेपर के अंदर भी ध्यान दिया जाता। और उस समय दोस्तों मुझे ये रियलाइज हुआ, उस समय जो पता है बहुत सारे बच्चों को रियलाइज नहीं होता, वो ये है कि फर्स्ट रैंकर जो होता है ना, जैसे 2019 का पेपर बहुत टफ माना जाता है, फिर भी फर्स्ट रैंकर 90% पे था, ये रियलिटी है। 2016 का पेपर बहुत टफ माना जाता है, फिर भी फर्स्ट रैंकर 90% पे था, ये रियलिटी। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो पेपर था ना, मैंने अच्छा किया, बट मैं और अच्छा कर सकता था। अभी ऐसा मेरे अंदर नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट रैंक ला सकता। और दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को पता था मैं फर्स्ट रैंक तो नहीं ला सकता, क्योंकि फर्स्ट रैंकर तो सही में मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अलग ही लेवल ऑफ एक्यूरेसी पे वर्क करते हैं वो लोग, अलग ही लेवल ऑफ प्रिसीजन पे वो वर्क करते हैं। तो मेरे को ये चीज थी कि यार आई एम एट इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, फिर ओपन टेस्ट पहले हुए थे, वो स्कॉलरशिप टेस्ट बाद में हुआ था। स्कॉलरशिप टेस्ट का जो सारा था सब चीजें हुई, और उसके बाद इवेंचुअली हम लोग का रिवीजन टेस्ट वगैरह सब हो गया, और फिर मेरा ये हो गया कि भाई अब 12th क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो दोस्तों अब हम लोग का इंटरवल हो गया है, एक तरह से इंटरवल मतलब 11th क्लास पूरी खत्म हो गई है। 11th क्लास के एंड में मुझे रियलाइज हो चुका था कि भाई आई हैव अ नैक टू डू वेरी गुड इन जेईई। बिलीव हो गया था कि टॉप 100 में रैंक ला सकता हूं, और जो भी मेरे असेसमेंट्स थे, मेरे एनालिसिस थे, प्रॉपर वर्क कर रहे थे। मेरे क्या थे, सब चीज गाइडेड थी, एवरी सिंगल थिंग वॉज गाइडेड, नथिंग वॉज माई ओन। मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया था। एंड इवन टुडे आई एम जस्ट सिंपली पासिंग ऑन द लेगेसी। जो चीज मैंने सीखी है मेरे टीचर से, वही मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ये एपिसोड लगा।